नमस्कार। आप सभी का योगेंद्र साहू क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले हमने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में स्टडी किया था इससे पहले क्लास में, जिसमें हमने जितने भी बेसिक शब्द हैं जैसे कि पूंजी, संपत्ति, दायित्व, कैपिटल पूंजी को बोलते हैं, संपत्ति को क्या बोलते हैं एसेट्स, दायित्व को क्या बोलते हैं लायबिलिटी। तो ये इसके बारे में स्टडी किए थे कि जो पूंजी होता है क्या होता है, कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल, और उसका मीनिंग समझे थे और उसके टाइप्स भी देखे थे कि जो पूंजी है वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनके बारे में स्टडी भी किए थे। और संपत्ति के भी जो टाइप्स हैं उसके बारे में भी स्टडी किए थे। और जो दायित्व है जो आपका लायबिलिटी होता है इसके भी हम क्या किए थे, टाइप्स के बारे में स्टडी किए थे। और बहुत सारे जो वर्ड है देनदार, जैसे कि देनदार जिसको बोलते हैं डेप्टर, लेनदार जिसको बोलते हैं क्रेडिटर, विपत्र जो बिल्स बोलते हैं जिसको, एक होता है बिल पेएबल और एक होता है बिल रिसीवेबल। ये सब के बारे में अपन क्या किए थे, स्टडी किए थे। इन सब का स्टडी से क्या होगा कि जब ये सब वर्ड दोबारा आएंगे तो आपको क्या होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो इससे पहले क्लास देखे हैं वो उनको ये बात समझ में आ रही कि मैं उस क्लास के बारे में बताना चाह रहा हूँ। लेकिन जो नहीं देखे हैं वो जाके इस बेसिक टर्म के बारे में देखे और समझे कि पूंजी के टाइप्स क्या होते हैं, पूंजी किसे बोलते हैं, संपत्ति किसे बोलते हैं, दायित्व किसे बोलते हैं, देनदार किसे बोलते हैं, लेनदार किसे बोलते हैं। और बाइलिंगुअल पढ़ाया गया है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और एग्जाम्पल के साथ मैंने बहुत ही अच्छे से डील किया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे आगे हम देखेंगे लेखांकन का आधार, बेस ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग है उसका आधार क्या होता है, इसका बेस क्या होता है। तो सबसे हम इसको जो पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तीन बेस पे पढ़ेंगे। पहला आपका क्या होगा, नगदी या रोकड़, नगदी या रोकड़ जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कैश बेस, कैश को ही क्या बोलते हैं नगद, और हिंदी में एक और वर्ड आता है रोकड़। तो पहला बेस हमारा क्या होगा कैश, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ध्यान देंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कैश बेसिस में पहला और हिंदी में बोलेंगे रोकड़ या फिर नगद आधार। और दूसरा आपका आता है उपार्जन आधार। ये वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हो सकता है, तो इसका मीनिंग आपको मैं क्लियर कर दूं। ये जो उपार्जन है इसका मतलब ये होता है कि ऐसा काम या कार्य जो आप कर चुके हो लेकिन उसका पेमेंट आपको नहीं मिला है, इसको बोलते हैं उपार्जन। जैसे कि एक मजदूर है, मजदूर है ये जनवरी के महीने में मजदूरी किया, इसको हर मंथ कितना मिलता है 7,000। और जनवरी मंथ वो मजदूरी किया, अब उसका सैलरी उसको कब मिलना था 1 फरवरी को। बट क्या हुआ, कुछ कारण से उसको 1 फरवरी को वो पैसा जो कमा चुका है उसको मिल नहीं पाया। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये उपार्जन मजदूरी। और इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है एक्यूरेट। तो जो एक्यूरल रहता है इसका मीनिंग क्या होता है कि ऐसा काम या कार्य जो हम कर चुके हैं लेकिन उसका सैलरी पेमेंट हमको नहीं हुआ है, इसे वो क्या बोलते हैं उपार्जन। तो मीनिंग क्लियर है आपका, उपार्जन जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक्यूरल। तो एक होता है आपका नगद बेस पे जिसको बोलते हैं कैश बेसिस, दूसरा आपका होता है उपार्जन आधार। मतलब पहले स्टडी करेंगे अकाउंटिंग वो किसके बेस पे करेंगे, ओनली कैश वाले का, जो नगद है ना, मतलब नगद में खरीदे नगद में बेचे, इस बेस पे स्टडी करेंगे। इसमें कोई उधारी उपार्जन उपार्जन कोई लेना देना नहीं है। जब हम लोग पहले आधार पे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ओनली नगद, जो नगद में सेल्स हुआ, नगद में परचेज हुआ, उसी के बारे में ही पढ़ेंगे। और जो सेकंड बेस है उस पर हम क्या करेंगे, उपार्जन वाले को भी पढ़ेंगे कि जो ऐसा कार्य जो हम कर चुके हैं लेकिन हमको उसका पैसा नहीं मिला है, हम लोग ऐसे टॉपिक को भी क्या करेंगे स्टडी करेंगे। और तीसरा हमारा जो बेस है वो क्या है, मिश्रित आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड बेसिस। तो हम ये तीन आधार पर जानेंगे कि जो लेखांकन है उसका प्रोसेस कैसे होता है। तो पहला आधार है आपका कैश जिसको हिंदी में बोलते हैं रोकड़ आधार, दूसरा है आपका उपार्जन आधार, उपार्जन का अर्थ मैंने आपको बताया, और तीसरा होता है आपका मिश्रित आधार, उसमें क्या होगा रोकड़ और उपार्जन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर है कि हम लेखांकन के आधार के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि जो लेखांकन है तीन आधार पे होगा, पहला कैश के आधार पर, दूसरा उपार्जन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूरल, और तीसरा आपका होगा मिश्रित।
मिश्रित में क्या होगा, आपको जो रोकड़ है और जो उपार्जन है, जो कैश है और जो एक्यूरल, दोनों को क्या कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम आज लेखांकन का आधार के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें 3 पॉइंट है। पहला आपका कैश, दूसरा है आपका एक्यूरल, और तीसरा है आपका मिक्स। ये 3 बेसिस पे आज हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं कि अकाउंट जो है उसमें अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नगद या रोकड़ आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैश बेसिस। तो कैश बेसिस में क्या होता है कि हम जो ओनली कैश, मतलब जो नगद में जो खरीदे हैं, बेचे हैं, या जो नगद में व्यवहार किए हैं, मतलब एक होता है ना कि एक तो हम उधार में लेते हैं या तो नगद में लेते हैं। तो ऐसा व्यवहार जो हम क्या किए, नगद में लिए, उन्हीं का ही क्या किया जाता है, इसमें लेखा किया जाता है। लेखा मतलब रिकॉर्ड किया जाता है कि ओनली जो कैश वाले हैं, जैसे कि बाय द वे एग्जांपल के तौर पर मैं उधार खरीदा, तो यहां क्या है, कैश नहीं है। तो ये टॉपिक को क्या करूंगा मैं, जब कैश के बेसिस पे जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो इस टॉपिक को मैं नहीं लूंगा। लेकिन अगर एक और टॉपिक होगा नगद खरीदा, तो इस टॉपिक को मैं क्या करूंगा, लूंगा। या नगद बेचा, मतलब जो भी नगद से रिलेटेड होगा उन्हीं टॉपिक को मैं क्या करूंगा, लूंगा। और जो उधार होगा उसको मैं क्या करूंगा, नहीं लूंगा। तो अब हम देखते हैं कि जो लेखांकन का नगद आधार है, मतलब जो कैश के बेस पे जो अकाउंटिंग करते हैं, उसका गुण क्या है, लाभ क्या है, मतलब मेरिट। मेरिट के बारे में देखेंगे कि ये जो कैश के बेस पे जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसका मेरिट क्या है। तो पहला क्या बोल रहे हैं, यह आधार सरल एवं वास्तविक है। यह क्या है, सरल, सिंपल सी बात है भाई, आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। जो कैश वाला बात हुआ उन्हीं को लेना है, उधार के बारे में सोचना भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, इजी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें उधार वाला भी मैं ले देता, आपको याद करना पड़ता, अरे ये इसका उधार बचा है, ये 500 का उधार लेके गया था, 2000 का उधार लेके गया था, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई भूल गया मैं, ये याद नहीं आ रहा है कितना उधार लिए। तो ये क्या है, सरल है, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं होता। क्या होता है, ओनली कैश कैश पे बात हुआ, तुरंत आपका काम हो जाता है, उधार के बारे में याद करने का जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या है, यह आधार सरल एवं वास्तविक है। वास्तविक मतलब भाई नगद दे दिया, आपका काम खत्म, उधार का कोई झंझट ही नहीं, बात करना, लेना न देना। उसके बाद आ गया आपका सेकंड, रूढ़िवादिता, प्रवृत्ति की संतुष्टि यह आधार करता है। रूढ़िवादिता का मतलब ये होता है कि जो हमारा परंपरा चला आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, रूढ़िवादिता। तो रूढ़िवादिता परंपरा क्या चलता है, आप कल देखते होगे दुकान उकान में कि लिखा रहता है कि नगद में ही लेन देन करे, उधार ना करे। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि जो रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है कि ओनली नगद में व्यवहार करो, उधार में मत करो, इसी परंपरा का ये क्या करता है, संतुष्टि करता है। तीसरा है आपका नगद लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए उपयुक्त। ये जो मेथड है, कैश मेथड है जो अकाउंटिंग का, ये जो भी नगद बेस पे जो अकाउंटिंग करती है उनके लिए क्या है, बेस्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, 3 इसके मेरिट्स हैं, किसके, लेखांकन का नगद आधार का। उसके बाद इसके अभी हम क्या देखें, लाभ एवं गुण, लेकिन एक इसके दोष भी देख लेते हैं। अब इसके दोष मतलब लिमिटेशन, ये जो बेस है अकाउंटिंग का, इसका भी हम क्या देखें, गुण एवं लाभ। अब उसके हम लिमिटेशन देख लेते हैं, दोष, लिमिटेशन, दोष। तो इसके दोष क्या हो सकते हैं, भाई हमारा कंट्री जो है वहाँ ऐसे लोग बहुत कम है जो हमेशा नगद में ही लेन देन करें, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है हमारे पास कि कभी पैसा नहीं होते, किसी का सैलरी मिलने का टाइमिंग अलग रहता है। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि नगद हम हमेशा व्यवहार करना पॉसिबल नहीं है। कैश में आप भाई किसी के पास हो सकता है कि सैलरी उसका आया ना हो, लेकिन हो सकता है कुछ दिन बाद आने वाला हो, तो उस कंडीशन में क्या हो, कैश नहीं दे पाएगा, उसको थोड़ा देर के लिए बोलना पड़ेगा कि भाई 15 दिन में सैलरी आ जाएगा फिर मैं कर दूंगा। तो ये जो मेथड है ये क्या है, वास्तविक मेरे को नहीं लगता, नहीं है। क्योंकि हम गुण में बताएं तो वास्तविक है, लिख दिए हैं भाई। जब गुण का बात करते हैं तो उसके अच्छाई को बताएंगे, लेकिन जब दोष, लिमिटेशन का बात करेंगे तो जो अच्छाई है वो उसका क्या बन जाता है, बुराई भी बन जाता है। तो ये था इसका दोष, इसका लिमिटेशन। भाई देखा भी जाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप हमेशा कैश में लेन देन करो। आपका सबका पैसा आने का, आपका सैलरी आने का, और आपका अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका प्रॉफिट कमाने का टाइमिंग सबका अलग होता है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये वास्तविक नहीं है। आगे हम देखते हैं
लेखांकन का उपार्जन आधार। जो सेकंड बेस है अकाउंटिंग का वो क्या है, लेखांकन का उपार्जन आधार। इसको क्या बोलते हैं, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके लाभ देख लेते हैं। इसका लाभ क्या बोल रहे हैं, सही वित्तीय स्थिति का प्रगटीकरण। भाई ये क्या करता है, सही वित्तीय स्थिति बताता है। क्यों बताता है, क्योंकि हम इसमें उधार वालों को भी लिख लेंगे, नगद वाले को भी लिख लेंगे। बाय द वे, एक एग्जांपल के तौर पे एक मजदूरी कार्य किया, जनवरी में किया, फरवरी में किया, मार्च में किया। मैं दोनों मेथड में बता रहा हूं। अब आपको बता रहा हूं कि कैसे वो मेथड अलग है और ये मेथड अलग है। तो ये जो अगर कैश बेसिस होगा, अगर कैश बेसिस हुआ तो यहां क्या हो जाएगा, इसको इसका मिल गया 7,000, लेकिन ये फरवरी में भी काम किया, मार्च में भी काम किया, लेकिन कुछ कारण से इनको दोनों महीने का पैसा नहीं मिल पाया। अब इसके बाद ऑलरेडी कितना बन चुका है, मिलना चाहिए था यहाँ भी 7,000, मिलना चाहिए था यहाँ भी 7,000, तो यहाँ कितना बन चुका है, इसका 21,000 बन चुका है। लेकिन कैश के बेसिस पे जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसमें यहाँ कितना दिखा रहा है, ओनली 7,000। लेकिन अगर हम उपार्जन आधार पे करें तो इसका वैल्यू कितना दिखा रहा है, एक्यूरल बेसिस पे देख लेते हैं। यहाँ भी 7,000 दिखाएगा, यहाँ भी 7,000 दिखाएगा, यहाँ भी 7,000 दिखाएगा, और दिखाना भी चाहिए क्योंकि एक टाइम के बाद ये पैसा मिल जाएगा क्योंकि वो कार्य कर चुके हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, 21,000 दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, आपको रियल कंडीशन का स्थिति का नहीं करा पा रहा है कौन, कैश मेथड। लेकिन जो एक्यूरल मेथड है ये आपको क्या कर रहा है, वास्तविक स्थिति का आपको अंदाजा करा पा रहा है। क्यों भाई, क्योंकि उसको तो वो जो ये 7,000 है जो कमा चुका है इसको मिलेगा ही मिलना है, और जो सेकंड आपका 7,000 ये भी आपको मिलना ही मिलना है, तो 21,000 आपको क्या है, मिलना ही मिलना है। तो ये जो आपका है लेखांकन का उपार्जन आधार, ये क्या होता है, सही वित्तीय स्थिति का प्रगटीकरण करता है। सेकंड टॉपिक है गणना में एकरूपता। इसमें क्या है, इस मेथड में जब हम करते हैं जो कैलकुलेशन है वो क्या होता है, उसमें एकरूपता होता है। उसके बाद आगे आता है आपका थर्ड टॉपिक, मिलान सिद्धांत का पालन। एक मिलान का सिद्धांत है जो हम आगे पढ़ेंगे। मिलान का सिद्धांत ये होता है कि जैसे कि दो वित्तीय वर्ष है, एक हो गया आपका 2025 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026, ये हो गया पहला वित्तीय वर्ष। और दूसरा वित्तीय वर्ष क्या हो गया, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। ठीक है। अब क्या हो गया, मेरे को जो पैसा 2025-26 में मिलना चाहिए था, मतलब जो लोग मेरा उधार लग रहे थे, जिनको इस वित्तीय ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर में जो देना था, वो क्या हुआ, कुछ कारण से नहीं दिए, और वो मेरे को कौन सी ईयर में दे दिए, इस ईयर में दे दिए। तो क्या हो गया, मिसमैच हो गया कि इस जो ईयर का पैसा है वो कहाँ आ गया, इस ईयर में आ गया। तो ऐसे में क्या होगा, मिलान मतलब मैच करने में क्या होगा, मेरे को दिक्कत होगा। लेकिन अगर हम उपार्जन वाले मेथड जो एक्यूरल मेथड है उससे बनाएंगे तो क्या होता है, हम मैच करते हैं। अगर इस ईयर का पैसा है तो इसी ईयर में लिखेंगे, भले यहां मिले। मतलब हम क्या करते हैं, मिलान सिद्धांत का इसमें पालन करते हैं, मिलान सिद्धांत का पालन। इसके बाद आपका आगे टॉपिक आता है फोर्थ आपका क्या दिया है, पूंजीगत एवं आगमगत व्ययों में उचित अंतर। ये जो हम इससे पहले क्लास में पढ़े थे कि पूंजीगत व्यय किसे बोलते हैं एवं आगमगत व्यय किसे बोलते हैं। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें मैंने पूरा डील कर दिया है कि पूंजीगत व्यय क्या होता है और आगमगत व्यय क्या होता है। तो ये जो पूंजीगत व्यय है और ये जो आगमगत व्यय है, इसमें क्या होता है, ये जो एक्यूरल बेस है, एक्यूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग का जो एक्यूरल बेस है, अकाउंट का जो एक्यूरल बेस है, उसमें क्या किया जाता है, पूंजीगत एवं आगमगत व्यय में क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है। तो इसमें भी क्या है, इस कारण ये क्या है, वास्तविक है। आगे आपका क्या है, कंपनी अधिनियम के तहत मान्यता। ये जो दो मेथड है, एक है कैश और एक है एक्यूरल। तो उसमें ये जो कैश मेथड है और एक है एक्यूरल मेथड, तो एक्यूरल मेथड को क्या है, कंपनी अधिनियम जो कंपनी एक्ट है उसके द्वारा क्या है, मान्यता प्राप्त है। मतलब ये जो कंपनी एक्ट है ये इसको मानते हैं एक्यूरल वाली को, ये सही है बोल के।
ठीक है, तो ये सब क्या थी, जो हमारा एक्यूरल बेस पे जो अकाउंटिंग करते हैं उसकी क्या है, लाभ है। आगे हम देखते हैं कि जो एक्यूरल बेस पे जो अकाउंटिंग करते हैं उसके हानि। तो हानि में क्या दिया है, पहला कठिन आधार। कठिन है आधार, क्यों, क्योंकि इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको इस महीने का काम कर चुका है लेकिन पैसा नहीं दिए हैं, इसका इतना उधार है। तो ये सब में क्या होगा, कठिनता बढ़ जाता है। और कैश में क्या है, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि कैश में ही कैश में ही बात हो जाता है कि जो कैश में किया कैश में हो गया। लेकिन इसमें क्या आपको याद करना पड़ेगा कि वो जो मजदूर था उसका मार्च महीने का पैसा नहीं दिया गया, तो ये आपको भाई अगर बहुत दिन बाद आएगा तब भूल ही जाओगे, तो ये रिकॉर्ड करके आपको रखना पड़ता है। इस कारण ये क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ये जो एक्यूरल बेसिस है अकाउंटिंग का, ये क्या है, कठिन है। जबकि आपका कैश बेस है वो क्या है, इजी है। उसके बाद सेकंड है आपका अनुमानों पर आधारित। अब भाई अगर किसी से पैसा नहीं मिला तो जरूरी थोड़ी आगे जाके मिल जाए, हो सकता है कि डूबने का भी चांसेस हो। तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि अनुमानों पर आधारित है, हम विश्वास करके चलते हैं कि हो जाएगा बोल के, तो ये क्या है, अनुमानों पर आधारित है। तीसरा है व्यक्तिगत निर्णय से हानि। व्यक्तिगत निर्णय, जैसे मैं किसी पर विश्वास करके बोल दिया कि हाँ भाई दे देगा, अभी 2 महीने का सैलरी नहीं दिया है लेकिन बाद में दे देगा, लेकिन हो सकता है आगे वो न दे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, व्यक्तिगत निर्णय से हानि होने का क्या होता है, डर होता है। ये थे आपके एक्यूरल बेस और कैश बेस। तो अभी हम एक बार ब्रीफ में शॉर्टकट देख लेते हैं कि दोनों में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। एक था कैश बेस और दूसरा आपका एक्यूरल बेस। तो कैश बेस में हम क्या पढ़े कि ओनली कैश होता है, और इसमें क्या होता है, ओनली कैश नहीं होता। इसमें क्या होता है, कैश के साथ प्लस जो एक्स्ट्रा जो बचे हैं या जो नहीं दिए गए हैं पैसा, जो आगे मिलने के चांसेस है, उनको भी क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। दूसरा ये क्या है, इजी है, और ये क्या है, कठिन है। और तीसरा क्या बोले, ये वास्तविक स्थिति दिखाएगा क्या, ये वास्तविक स्थिति नहीं दिखाएगा, और ये क्या करेगा, वास्तविक स्थिति दिखाएगा। तो हमने दोनों ही बेस को पढ़ा, एक कैश बेस और दूसरा अकाउंटिंग बेस, और दोनों में डिफरेंस को भी समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं लेखांकन के जो रोकड़ आधार है और लेखांकन का अर्जित आधार। मतलब जो कैश बेस है, ये जो कैश बेस है और एक्यूरल बेस है, ये दोनों में हम क्या देखने वाले हैं, अब अंतर देखने वाले हैं, डिफरेंस, कि अभी जो हमने स्टडी किया कैश बेस पे और एक्यूरल बेस पे, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो ये जो दोनों में डिफरेंस है उसको हम क्या बनेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहला है आपका लेन देनों का लेखांकन, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इस आधार जब हम लोग कैश बेस पे करते हैं, जब कैश बेस पे करेंगे तो क्या होता है, इस आधार में केवल रोकड़ लेन देनों का लेखांकन किया जाता है, ओनली क्या किया जाता है, कैश के बारे में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि क्या होता है, एक्यूरल जो बेस है, इसमें क्या होता है आपका, इस आधार में रोकड़ एवं उधार दोनों प्रकार, मतलब कैश को भी और क्रेडिट को भी, कैश प्लस क्रेडिट दोनों को ही क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद आपका आगे आता है सेकेंड, आयों का लेखांकन। इस आधार में केवल उन्हीं आयों का लेखांकन किया जाता है जिन्हें रोकड़ में प्राप्त किया गया है। जबकि इस आधार में समस्त आयों को लेखांकित किया जाता है, चाहे उन्हें रोकड़ में प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं। मतलब कि अगर ऐसा लेन देन जिसको रोकड़ में प्राप्त नहीं किया गया लेकिन बाद में मिलने का चांस है, उनका भी इसमें लेखा किया जाता है। जबकि इसमें जो मिलने का चांसेस है उसको नहीं लिया जाता, ओनली जो मिल चुके हैं उन्हीं को क्या किया जाता है, इसमें लिया जाता है। आगे है आपका व्ययों का लेखांकन। इस आधार में जो कैश का जो बेस है, ये कैश वाला है और ये एक्यूरल वाला है। ये जो कैश बेस वाला है, इसमें क्या होता है, इस आधार में उन्हीं व्ययों का लेखांकन किया जाता है जिनका भुगतान रोकड़ में किया गया है। जबकि इस आधार में समस्त व्ययों का लेखांकित किया जाता है, चाहे उनका भुगतान रोकड़ में किया गया हो अथवा नहीं। आगे है आपका टॉपिक पूंजीगत एवं आयगत मदों में अंतर। तो जो आपका कैश बेस है उसमें क्या होता है, पूंजीगत, पूंजीगत मतलब कैपिटल वाला, और जो आपका आयगत है
इन दोनों में क्या होता है, अंतर नहीं किया जाता। ये जो आपका कैश बेस पे जो हम अकाउंटिंग करते हैं, इसमें पूंजीगत एवं आयगत में क्या होता है, अंतर नहीं किया जाता। जबकि जो ये एक्यूरल बेस पे जो हम अकाउंटिंग करते हैं, इसमें क्या होता है, आपका पूंजीगत और आयगत में अंतर किया जाता है। इसके बाद आपका आगे डिफरेंस है समायोजन मदे। तो इस आधार में समायोजन मदे जैसे अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित एवं अनुपार्जित आय इत्यादि की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें कैश बेस में क्या होता है, जो समायोजन की मदे हैं उनमें ध्यान नहीं दिया जाता। समायोजन एडजस्टमेंट, समायोजन क्या होता है, ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि यहाँ क्या होता है, समायोजन एडजस्टमेंट को क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। इसके बाद आगे है आपका टॉपिक सही लाभ हानि की गणना। तो ये जो कैश बेस पे जो अकाउंटिंग करते हैं रोकड़ के आधार पर, इस आधार पर लेखांकन करने से सही एवं उचित लाभ हानि की गणना नहीं की जा सकती। क्यों भाई, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो समायोजन के मध्यों को शामिल नहीं किया जाता, और समायोजन की मध्यों को आप शामिल नहीं करोगे, एडजस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करोगे, तो आपका जो लाभ हानि का सही गणना है वो नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस कारण कैश बेस पर जो लाभ हानि है वो क्या होता है, सही गणना नहीं हो पाता। लेकिन जो एक्यूरल बेस पे होता है, यहाँ क्या होता है, सही गणना हो जाता है। आगे है आपका वैज्ञानिक स्थिति अथवा मान्यता। तो ये जो कैश बेस पर जो अकाउंटिंग है, इसको क्या होता है, भारतीय जो कंपनी एक्ट है, जो इंडियन कंपनी एक्ट है, आगे आप पढ़ेंगे, जो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 है, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, मान्यता नहीं दिया गया। ये जो कैश बेस पर अकाउंटिंग होता है, इसको क्या है, मान्यता नहीं दिया गया। किसके द्वारा, कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा। जबकि आपका एक्यूरल बेस पे जो है उसको क्या है, मान्यता प्राप्त है। किसके द्वारा, कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा। तो ये थे आपका जो कैश बेस पर अकाउंटिंग होते हैं और जो एक्यूरल बेस पर होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस। और हमने दोनों टॉपिक को समझा और दोनों में डिफरेंस को भी देखा, और ये भी समझ में आया कि किसके क्या गुण है और किसके क्या दोष है। अब आगे हम देखते हैं, तीसरा है आपका मिश्रित आधारित लेखांकन। अभी तक दो के बारे में पढ़े, हम शुरू में पढ़े थे कि 3 प्रकार के हैं, दो के बारे में स्टडी कर चुके हैं, और तीसरा है आपका मिश्रित आधारित लेखांकन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइब्रिड और मिक्स। इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, या फिर इसी को और क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड। तो पहला बेस में कैश हो गया, सेकंड बेस में एक्यूरल हो गया, और तीसरा जो हमारा है वो क्या है, मिक्स्ड और फिर हाइब्रिड। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो मिश्रित आधारित जो लेखांकन है, भाई देखो कैश में क्या हुआ, ओनली मैं कैश लिया। एक्यूरल में क्या हुआ, दोनों हुआ, कैश भी हुआ और प्लस एडजस्टमेंट वाला भी आया, ठीक है। लेकिन अब हम जो ये पढ़ रहे हैं मिक्स्ड वाला, इसमें क्या होगा, कुछ चीजों को कैश में दिया जाएगा और कुछ चीजों को कैश के साथ साथ एडजस्टमेंट भी किया जाएगा। मतलब इसमें कैश को भी शामिल किया जाएगा और एडजस्टमेंट को भी शामिल किया जाएगा। मतलब कुछ जो व्यवहार होंगे वो क्या होंगे, कैश में होंगे, और कुछ जो समायोजन वाले उनको दोनों को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका मिश्रित आधारित लेखांकन। अभी जो इस प्रकार का जो मिश्रित आधारित लेखांकन होता है, इसको प्रायः किस प्रकार के व्यक्ति यूज करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, मतलब जो पेशेवर लोग हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, डॉक्टर, वकील आदि। तो मिश्रित आधार पे अपना प्राप्ति से भुगतान खाता और आय व्यय खाता तैयार करके शुद्ध आय ज्ञात करते हैं। तो ये थे आपके 3 आधार पे जो हम लेखांकन का कार्य करते थे, वो है, ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं लेखांकन सिद्धांत, कि लेखांकन सिद्धांत क्या होता है, लेखांकन सिद्धांत की विशेषताएं क्या होती हैं, और लेखांकन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लेखांकन सिद्धांत का आशय, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो क्या बोलते हैं, लेखांकन के सामान्य नियम ही लेखांकन सिद्धांत कहलाते हैं। मतलब जो भी अकाउंट के रूल और रेगुलेशन है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। जो भी आपका सामान्य लेखांकन के नियम कानून है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। आगे देखते हैं, वास्तव में ये नियम
दिशा निर्देशक का कार्य करते हैं, मतलब ये मात्र गाइडेंस का काम करते हैं कि कोई कार्य को जो अकाउंटिंग है कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, बस आपको गाइडेंस देगा, दिशा निर्देश देगा। जिन्हें सौदों का लेखा करने व वित्तीय विवरण तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है, मतलब आपको जो गाइडेंस दिया गया है उस गाइडेंस को ध्यान में रख के क्या किया जाता है, लेखा का कार्य किया जाता है। उसके बाद है एक परिभाषा देख लेते हैं जो आपका लेखांकन सिद्धांत के लिए एक लेखा शास्त्री रॉबर्ट एन एंथोनी ने क्या किया है, परिभाषा दिया है। तो उन्होंने क्या परिभाषा दिया है, लेखा विधि के नियमों, नियम मतलब रूल, वो जो नियम है और जो प्रथा है रिचुअल्स का सामान्यतः सिद्धांत कहा जाता है। मतलब जो भी नियम है उन्हीं को क्या बोलते हैं, नियम इज इक्वल टू सिद्धांत, रूल इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ये कौन बोला है, रॉबर्ट एन एंथोनी। तो ये अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको बनाना है, ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि लेखा विधि के नियमों तथा प्रथाओं का सामान्यतः सिद्धांत कहा जाता है, यह किसके द्वारा कहा गया है। अब इसमें आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, अब वो 3-4 ऑप्शन में से एक आपको चूज करने दिया रहेगा, लेकिन अगर आप ये पढ़े रहोगे कि किसने क्या क्या परिभाषा दिए हैं तो आप सही टिक कर पाओगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये जो लेखांकन सिद्धांत की जो प्रकृति है, जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। तो लेखांकन सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं, पहला क्या है, मनुष्यकृत। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये क्या होता है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान को छोड़ के कोई और बनाएगा, भाई एक इंसान ही वित्तीय प्रकृति के कार्य करते हैं, तो क्या होता है, इंसान ही इसको क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल को बनाते हैं। आगे है आपका सेकंड, 3 तत्वों की मान्यता। इसमें 3 प्रकार के तत्व हैं, उनकी बात कही गई है। पहला कहा गया है औचित्य, दूसरा कहा गया है व्यवहार्यता और तीसरा कहा गया है उद्देश्यपूर्ण। तो पहला कहा गया है औचित्य। औचित्य में देखते हैं, औचित्य से आशय लेखांकन के उन सूचनाओं से है जो आवश्यक हो एवं उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। मतलब ये जो अकाउंटिंग क्या होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। मतलब ये जो सूचनाएं हैं ये क्या होना चाहिए, आवश्यक होना, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए, और उनका उद्देश्य क्या होता है, उसका पूर्ति करना चाहिए। ठीक है, मतलब मीनिंगफुल हो। सेकेंड आपका व्यवहार्यता। व्यवहार्यता से आशय सिद्धांतों का बिना किसी द्विधा एवं जटिलता के साथ प्रयोग करना जिससे अतिरिक्त समय एवं श्रम न लगे। भाई ये पहला बात बोलता है कि पहला मीनिंगफुल हो और औचित्य हो, कुछ कारण हो, और दूसरा आपको बोलता है कि ज्यादा श्रम न लगे, ज्यादा टाइम न लगे, सही तरीके से बहुत ही आसानी से हो जाए, ये होता है व्यवहार्यता। और तीसरा आपका क्या बोलता है, उद्देश्यपूर्ण। मतलब इसका उद्देश्य होना चाहिए, लेखांकन सिद्धांत व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो 3 प्रकार की बातें कही गई है। पहला क्या कहा गया है, औचित्य, मतलब कि क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। दूसरा व्यवहार्यता, मतलब व्यवहार में आ सके। आप ऐसा मत हो कि आप बिजनेस 5 दिन किए और 3-4 दिन उसका अकाउंटिंग करने में ही निकल जाए। तो क्या होना चाहिए, ये व्यवहार्यता, मतलब बहुत ही आसानी से सरलता से इसको किया जा सके। तीसरा है आपका उद्देश्यपूर्ण, ये क्या होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण हो। तो यहाँ 3 प्रकार की बातें कही गई, पहला औचित्य, दूसरा व्यवहार्यता और तीसरा उद्देश्यपूर्ण। उसके बाद तीसरा टॉपिक है सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर, मतलब जिसका सिद्धांत है उसके प्रयोग में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। चौथा है आपका प्रगतिशील। ये जो आपका अकाउंट का जो प्रिंसिपल है ये क्या होना चाहिए, प्रगतिशील, मतलब हर समय के साथ अपने आप को चेंजेस करे, अपने आप में अपडेट रहे। ऐसा नहीं कि जो 20-30 साल पहले जो अकाउंटिंग हो रहा था वही चले आ रहा है, नहीं, अगर समय के हिसाब से डिमांड हुआ, कुछ नया अपडेट आया तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए, ढल जाना चाहिए, मतलब प्रगति निरंतर करते रहना चाहिए। तो जो प्रिंसिपल है अकाउंट के वो क्या होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, कि समय के अकॉर्डिंग ये नित्य प्रतिदिन इसमें अपडेट होते रहते हैं। आगे है आपका विस्तृत सूची का अभाव। ये जो लेखांकन है इसमें क्या है, अकाउंटिंग का जो सिद्धांत है इसमें स्पेशल कोई सूची नहीं बनाया गया, कोई लिस्ट नहीं बनाया गया कि ये सिद्धांत जैसे साइंस में होता है उस टाइप का नहीं है, लेकिन वो बिखरे हुए हैं, कुछ एक एडजस्ट तरीके से नहीं बताया गया है। तो ये क्या है, विस्तृत सूची का अभाव, ये भी इसका क्या है, विशेषता है, किसका, लेखांकन का सिद्धांत। अब हम आगे देखते हैं लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत। अभी हम समझ गए कि लेखांकन सिद्धांत क्या है, नियम को क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं, और एक परिभाषा भी देख लिए। अब ये जानेंगे कि लेखांकन सिद्धांत जनरली कौन कौन से हैं। तो पहला हम देखते हैं लेखांकन का आधारभूत का पहला सिद्धांत है द्विपक्षीय सिद्धांत। दूसरा आपको जांच करने योग्य
ब्राह प्रमाण का सिद्धांत, तीसरा है ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत, चौथा है मिलान का सिद्धांत, पांचवा है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। तो इस प्रकार से हम आज 5 प्रकार के सिद्धांतों का स्टडी करेंगे। पहला द्विपक्षीय सिद्धांत, दूसरा जांच करने योग्य ब्राह प्रमाण का सिद्धांत, तीसरा ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत, चौथा मिलान का सिद्धांत और पांचवा पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो द्विपक्षीय का सिद्धांत है, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जो डबल एंट्री सिस्टम का जो एक्सपेक्ट है, मतलब दो साइड को इफेक्ट करता है कोई भी व्यवहार, उसके बारे में अभी स्टडी करेंगे। तो ये जो द्विपक्षीय सिद्धांत है, यह क्या बोलते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन के दो पक्ष या दो पहलू होते हैं, अर्थात प्रत्येक लेन देन दो पक्षों को प्रभावित करता है। ये जो सिद्धांत है, ये क्या बोलते हैं, हम कुछ भी व्यवहार करते हैं ना, कि वो दो साइड को इफेक्ट करता है, कोई एक ही साइड नहीं होता। अब एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं। जैसे कि बाय द वे आप परचेस किए, परचेस फर्नीचर। अब भाई मैं एक साइड देखूं कि मेरे पास फर्नीचर आया, ये क्या हो गया, मेरा एक साइड को ही मैं देख रहा हूं। और अगर मैं दूसरा साइड देखूं तो फर्नीचर आया तो मेरे पास क्या हुआ, कैश चले गया। मतलब कि दोनों ही साइड को इफेक्ट किया, एक आया तो एक गया। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी जो व्यवहार होता है दो साइड को इफेक्ट करता है, अगर वो आया तो गया, और कोई एक ही साइड को इफेक्ट नहीं करता। मतलब हम क्या होते हैं, हम फर्नीचर लिए तो हम ओनली वन साइड को देख रहे हैं कि फर्नीचर आया, लेकिन सेकंड साइड भी देखना चाहिए कि उसके साथ हमें क्या हुआ, कैश चला भी है। इसी में आगे देखते हैं, प्रभावित दो पक्षों या खातों में से एक खाते को डेबिट किया जाता है तथा दूसरे खाते को क्रेडिट। अब ये आपका दो पक्ष हुए प्रभावित, एक फर्नीचर हुआ, एक कैश। अब इसमें से एक डेबिट होगा और एक क्या होगा, क्रेडिट। तो जो आता है वो क्या होता है, डेबिट। तो इसमें फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। मतलब कि ये जो द्विपक्षीय सिद्धांत है, ये बोलता है कि कोई भी व्यवहार दो पक्षों को प्रभावित करता है, और दो पक्षों को प्रभावित करने के बाद एक पक्ष को विकलन किया जाता है जिसको डेबिट बोलते हैं, और एक पक्ष को समाकलन जिसको क्रेडिट बोलते हैं। आगे देखते हैं, आगे ऐसे ही बताया गया है कि जो दायित्व धन पूंजी बराबर क्या होता है, संपत्ति होता है। या इसी जो फॉर्मूला है उसको पलट के पूंजी बराबर, यहाँ ये प्लस में है, यहाँ ये प्लस में है, जब यहाँ पक्षांतर हुआ तो यहाँ क्या आ गया, ये माइनस में आ गया। और लेखांकन समीकरण के सूत्र को यहाँ शो करके बताया गया है कि ये दोनों पक्षों को क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब अगर संपत्ति सहित कुछ हुआ तो इधर भी कुछ होगा। आगे देखते हैं आप, सेकंड है आपका जांच करने योग्य ब्राह प्रमाण का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये बोलते हैं कि जो सिद्धांत है, लेखांकन सूचनाओं, प्रबंध, लेखापाल के व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित नहीं होने चाहिए। मतलब कोई किसी एक पक्ष को लेकर ये प्रभावित नहीं होना चाहिए कि हमें इसका साइड लेना है बोल के। ये क्या होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए किसी एक का साइड ले। ये क्या होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, जो है वो है। आगे देता है, अर्थात प्रत्येक लेखा अवधि में एक जैसी लेखांकन विधियों का ही पालन किया जाना आवश्यक है। और ऐसा मत हो कि एक कुछ समय पहले अलग मेथड कर रहे थे एक ही फाइनेंशियल ईयर में, अब कुछ अलग मेथड का पालन कर रहे हो। मतलब एक जब फॉलो कर रहे हो तो एक ही को क्या करो, फॉलो करो। ये क्या बोलते हैं, जांच करने योग्य ब्राह प्रमाण का सिद्धांत। आगे इसमें क्या बोला है, तीसरा टॉपिक आते हैं हम, इसमें आता है ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत। तीसरा आपका प्रिंसिपल है ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत, हिस्ट्रिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यवसाय होती क्रय की गई संपत्तियों का लेखांकन आने वाले वर्षों में भी लागत मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए, किंतु इसका आशय यह नहीं कि संपत्तियों को सदैव लागत मूल्य पर ही दर्शाया जाए, अपितु हराश का आयोजन कर घटते हुए मूल्य पर उनका लेखांकन किया जाना चाहिए। अभी जो ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत है, इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि आज से 2 साल पहले मैं एक फर्नीचर खरीदा, वो कितने का था, 5,000, एक एग्जांपल के तौर पे। अब 2 साल बाद यह तो इसके रेट में कमी आएगी क्योंकि ह्रास होता है, मूल्य ह्रास होता है। अगर 10% के हिसाब से हो रहा है और स्थायी पद्धति से हो रहा है तो पहले साल 500 माइनस, दूसरे साल 500 माइनस, तो बचा कितना, 4,000। तो आज के रेट में इसका रेट कितना हो गया, 4,000। लेकिन आज से 2 साल पहले इसका रेट कितना था, 5,000।
तो ये सिद्धांत इसी बात पे ध्यान देता है कि जो हमारा लागत है वो कुछ साल पहले कितना था और अभी कितना है। हो सकता है कुछ का बढ़ जाए, कुछ का घट जाए, तो हमें जो वर्तमान है, वर्तमान में जो रेट है उसको भी क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो ये सिद्धांत इस पर आधारित है। आगे आता है आपका मिलान का सिद्धांत। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत। इसमें हम मुख्य मुख्य बातें देखेंगे कि जो मिलान का सिद्धांत है कौन कौन से मिलान को करने के बारे में बात करता है। तो पहला ये क्या बोलते हैं कि जो लाभ हानि खाते में जब आगम के किसी मत को आय पक्ष में लिखा जाता है, आगम मतलब क्या होता है, इससे पहले क्लास में हम स्टडी किए थे कि आगम मतलब वो होता है कि जिससे पैसा आता है। जैसे मैं विक्रय किया तो मेरे पास पैसा आया, मेरे को किराया मिला तो मेरे पास पैसा आया। मतलब बिजनेस में जितने भी सोर्स हैं पैसा को प्राप्त करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, आगम। तो आगम की किसी भी मत को आय पक्ष में लिखा जाता है, तो उस आगम को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय को भी व्यय पक्ष में लिखा जाना चाहिए। मतलब आय को प्राप्त करने के लिए मैंने जो भी व्यय किए हैं तो उसे उस वर्ष लिखा जाना चाहिए। जस्ट एक एग्जांपल बता दूं, जैसे कि मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 में खर्च किया, व्यय किया, और इसका प्रॉफिट मेरे को वित्तीय वर्ष 2026-27 में मिला, तो ये क्या होता है, इसका मिलान करने पर ये क्या करता है, गौर करता है। ये हमें मिलान क्या करना चाहिए, सही से करना चाहिए। मतलब जिस ईयर में हुए हैं उसी पे हम क्या करना चाहिए, मिलान करना चाहिए। भुगतान न किया गया हो अर्थात अदत्त व्यय को भी लिखा जाना चाहिए। मतलब अगर बाय द वे उस ईयर का है लेकिन उस ईयर का उस ईयर नहीं मिल पाया, तो आगे उसको कैसे शो करना चाहिए, अदत्त व्यय के रूप में शो करना चाहिए। ये था पहला। सेकंड, अब आपका क्या बोलता है, जब भुगतान की गई किसी व्यय राशि का कुछ भाग आगामी वर्ष में आगम का सृजन करने वाला हो, तो ऐसे व्यय भाग को आगामी वर्ष का व्यय माना जाना चाहिए तथा चालू वर्ष में इसको चिट्ठा में के संपत्ति पक्ष में दर्शाना जाना चाहिए। कि मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कोई व्यय है तो कुछ भाग आगामी वर्ष में आगम का सृजन करने वाला हो, मतलब उससे आगामी वर्ष में सृजन होने वाला है, तो ऐसे व्यय को क्या मान लेना चाहिए, हमें चालू वर्ष में ही संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाना चाहिए, पहला। और दूसरा आपको क्या बोल रहा है, आगामी वर्ष का व्यय मानना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो आप क्या करोगे, आगामी वर्ष का व्यय मान लोगे और दूसरा संपत्ति पक्ष में इसको दर्शा दो। ये था आपका सेकंड। अब थर्ड आपका क्या बोल रहे हैं, वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है, ऐसे माल की संपूर्ण लागत को आगामी वर्ष की लागत मानकर इसे आगामी वर्ष के हिसाब में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब जो भी आपका संपूर्ण लागत है उसको आगामी वर्ष की लागत में मानकर हमें क्या करना चाहिए, इसको शामिल करना चाहिए। ये क्या होता है, मिलान सिद्धांत का तीसरा बात। अब चौथा बात आपका क्या बोल रहा है, आगम की ऐसी कोई मद जिसके लिए माल या सेवाओं का हस्तांतरण आगामी वर्ष में किया जाना है, तो इस आगम को चालू वर्ष की आगम नहीं मानना चाहिए। मतलब चालू वर्ष का आगम इसको नहीं मानेंगे, बल्कि इसे चालू वर्ष के दायित्व में सम्मिलित करना चाहिए। मतलब इसको क्या करेंगे, चालू वर्ष के दायित्व में ही शामिल कर देंगे। आगे है आपका पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये सिद्धांत क्या बोलते हैं, यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि कंपनी अधिनियम में किसी कंपनी के वित्तीय विवरण में सूचनाओं के पूर्ण प्रकटीकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं। मतलब ये सिद्धांत ये बोलता है कि जो बिजनेस का जो भी स्थिति है उसे पूर्ण प्रकटीकरण करना चाहिए। मतलब जो है उसको वास्तविक वास्तविक शो कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक्चुअल स्थिति हमें जो अकाउंटिंग है वो दिखाएगा ही नहीं। तो इसका ये सिद्धांत ये बोलते हैं कि जो भी हमारा अकाउंटिंग में कंडीशन है उसका पूर्ण प्रकटीकरण मतलब फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अकाउंट आपका सही सही बता पाएगा। आगे इसी सिद्धांत को लेकर जो सच्चर कमेटी है उसने क्या कहा ये हम देख लेते हैं। सच्चर कमेटी ने पूर्ण प्रगति के सिद्धांत का पालन करते हुए कहा है कि कंपनियों के मामले में जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए खुलापन आवश्यक है। भाई ऐसा मत हो कि आप जितना सेल्स कर रहे हैं उसको गलत बता दें, परचेज कर रहे हैं उसको गलत बता दें। मतलब जो व्यापार का कंडीशन है उसको हमें खुलकर सही सही बताना चाहिए। ऐसे में क्या होगा, हमें सही व्यापार की स्थिति का पता चलेगा। ऐसे में हमें अगर नहीं करेंगे तो सही व्यापारी की स्थिति का पता नहीं चलेगा। आगे है लेखांकन के परिवर्तनीय सिद्धांत। अब हम ये देखेंगे कि जो मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट, मतलब जो जिसमें परिवर्तनीय जो सिद्धांत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या बोला है, सारता। जो सारता का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस संशोधित सिद्धांत के अनुसार
लेखांकन में उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए जो वित्तीय परिणाम को प्रभावित करते हैं। अतिरिक्त सूचना जो महत्वहीन है उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। मतलब ये सिद्धांत ये बोलता है कि महत्वहीन को छोड़ दो और महत्वपूर्ण, दो वर्ड है, एक है महत्वपूर्ण, उसको ले लो, और जो महत्वहीन है उसको मत लो। ये कौन सा सिद्धांत बोलता है? सारता का, मैटेरियलिटी का सिद्धांत। सेकंड, अब ये सारता के सिद्धांत के लिए अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन क्या बोलते हैं? सारता शब्द का तात्पर्य कोई भी मत, सारपूर्ण मत, मतलब उसका कोई सार निकले, उस समय होती है जब यह समझा जाता है कि इसका ज्ञान विनियोगकर्ताओं के निर्णय को प्रभावित करेगा। मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई व्यवहार जो विनियोगकर्ता को प्रभावित करे, उन्हीं चीजों का समावेश करना चाहिए, फालतू व्यर्थ की बातों का समावेश नहीं करना चाहिए। आगे आपका संगतता, कंसिस्टेंसी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंसी, इसका सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या बोलते हैं देख लेते हैं। जिस पद्धति या विधि का चुनाव एक बार कर लिया जाए, मतलब जो भी आपका मेथड है जिसको आपने एक बार ले दिया, उसको क्या करो, पूरा करो। ऐसा मत हो कि बीच में अलग मेथड, फिर कोई अलग मेथड चेंज कर दिए। मतलब कंसिस्टेंसी का बात करते हैं कि एक मेथड को ले लिए तो कंसिस्टेंस उसी मेथड में क्या करो, आगे बढ़ो। ये था आपका संगतता या कंसिस्टेंसी का रूल। इसी में आगे क्या बोलते हैं, इस परंपरा को एक रूपता की परंपरा या संगतता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंतिम रहतिया का मूल्यांकन करने के लिए स्थायी संपत्तियों पर ह्रास एक ही विधि से लगाना चाहिए। मतलब एक एग्जाम्पल बताया है कि एक ही विधि से क्या करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए। हमेशा अलग अलग विधि करोगे तो वो व्यापार के लिए ठीक नहीं होगा। आगे आपका, और इसी पॉइंट में ये बोलता है कि परंतु इसका यह आशय नहीं कि नवीन तकनीकी को ना समझ के। कंसिस्टेंसी ठीक है कि आप जो पुराना कर रहे हो उसी को कर रहे हो, लेकिन समय के हिसाब से कोई नया चीज आ गया, नया अपडेट आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें चेंज करना चाहिए। तो सारता का नियम ये बोलता है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो, लेकिन अगर कोई नवीन चीज आ गई, उसको एडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, तो उस कंडीशन में हमें नवीनता को भी एडॉप्ट करना चाहिए। आगे है सतर्कता, दूरदर्शिता का सिद्धांत। लेखांकन में सतर्कता से आशय संभावित हानि, मतलब सतर्क रहना चाहिए कि आगे कौन कौन से हानियां हो सकती हैं। भाई हम बिजनेस करते हैं, कई साल से बिजनेस चलाते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई आगे ये परेशानी हो सकती है। मतलब सतर्कता हमें बना के रखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो सकती है और उनसे कैसे छुटकारा पाएंगे, उससे पहले ही हमें क्या करना चाहिए, प्रयास कर लेना चाहिए। तो ये बताता है आपका सतर्कता का या दूरदर्शिता का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या बोलते हैं कि कोई भी व्यवस्था को करने के पहले ही उसका क्या कर लेना चाहिए, प्रावधान कर लेना चाहिए। पहला क्या बोलते हैं, अंतिम स्कंद का मूल्यांकन लागत मूल्य व बाजार मूल्य जो कम हो। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको कैसे रेट करूंगा मैं, यह तो बाजार मूल्य जो मार्केट वैल्यू है और जो आपका लागत मूल्य है जो कॉस्ट प्राइस है, दोनों में जो कम होगा उसी में मैं क्या करूंगा, अपना क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस मान के चलू। आगे आपका सेकंड, देनदारों से डूबत ऋण की हानि होने के पूर्व ही डूबत ऋण संचय या संदिग्ध ऋण संचय का आयोजन किया जाना चाहिए। मतलब देनदारों से जो डूबत ऋण हानि होने की जो संभावना है, जहां जहां हमें लगता है कि यहाँ ऋण डूबने का डर है, उसका संचय हमें पहले से ही कर लेना चाहिए। पहला बात क्या बोला है कि जो बाजार मूल्य, जो लागत मूल्य है, उसमें से जो कम है उसको लेना चाहिए। और दूसरा बात क्या बोल रहे हैं कि जो देनदार है, जहां हमें डूबने का डर है, जिन देनदारों से पैसा डूबने का डर है, उनको क्या करना चाहिए, उसका पहले ही संचय कर लेना चाहिए। आगे आपका बात बोलते हैं तीसरा, व्यवसाय का किसी अन्य पक्षकार से चल रहे मुकदमे का आयोजन पहले से ही कर लेना चाहिए, यद्यपि इसका निर्णय व्यवसाय के पक्ष में हो या ना हो। इसका तीसरा सिद्धांत ये बोलता है कि अगर न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है तो हमें मान के चलना चाहिए कि वहां कुछ हानि हो सकता है और उसका आयोजन पहले ही कर लेना चाहिए, भले वो हो या ना हो। तो तीन बात बोला, पहला क्या बोला कि जो मार्केट प्राइस है और जो आपका कॉस्ट प्राइस है, उनमें से जो कम होगा उसके बेस पे क्लोजिंग स्टॉक का अपन रेट डिसाइड करेंगे। और सेकंड बात क्या बोला है, ये सेकंड बात ये बोला है कि जो डूबत ऋण, जहां में ऋण डूबने का डर है, बैड डेब्ट्स होने का डर है, वहां पहले ही क्या कर लेना चाहिए, संचय कर लेना चाहिए। और तीसरा बात क्या बोला है, तीसरा बात ये बोला है कि अगर न्यायालय में कोई पक्षकार से मुकदमा चल रहा है तो उसका आयोजन पहले से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कल के डेट में कुछ पैसे हमें भुगतान करने हो तो उसमें हमें दिक्कत ना हो। ये था हमारा लेखांकन का सिद्धांत, जिसमें हमने लेखांकन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। लेखांकन सिद्धांत का अर्थ जाने, उसकी विशेषता जाने, और फिर उसके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं उसके बारे में पढ़े। और जो लेखांकन को करने का आधार है तीन प्रकार, एक रोकड़ आधार, एक उपार्जन आधार और एक मिश्रित आधार, ये तीनों के बारे में हम क्या किए, अध्ययन किए। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का सेशन है वो खत्म होता है। और अगर
अभी 10 अप्रैल तक आपको पता है कि 70% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप ट्राई करें कि 10 अप्रैल के पहले ही कोर्स परचेज कर लें। और कोर्स परचेज करना हो तो इस नंबर में 8770123687 इस नंबर पे कांटेक्ट करें। कोर्स को परचेज करने से संबंधित जो भी जानकारी आप यहाँ ले सकते हैं। थैंक यू।